मेरे भाई एक बार सुन लीजिए ध्यान से। AITUC ये एक संगठन का नाम है जिस संगठन की स्थापना 31 दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा CR दास के सुझाव पर किया गया और इस संगठन का उद्देश्य था किसानों और श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करना। और मैं बता दूं, इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसका रूप थोड़ा सा बड़ा हुआ था, क्योंकि यह बहुत हद तक किसान और श्रमिक को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न किया था। इसलिए भारत के इतिहासकारों ने, भारत के सरकारों ने, भारत के हम कह सकते हैं जनताओं ने भारत के इतिहास में AITUC भी होना चाहिए इसका जिक्र किया और फिर AITUC को भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर जगह मिला। तो मैं अभी भी बताया कि AITUC जो है यह एक संक्षिप्त नाम है और इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई? वो थोड़ा होता है मेरे भाई। ये फोर होता है और I फोर क्या होता है? इंडिया। और T फोर क्या होता है मेरे भाई? ट्रेड। और U फोर क्या होता है मेरे भाई? यूनियन। और C फोर क्या होता है? कांग्रेस। कांग्रेस तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका पूरा नाम हो गया। तो शायद समझ गए इसको? है कुछ लगता है दिक्कत इसमें? है तो थोड़ा छोटा सा ही, लेकिन इसका मैंने अभी भी कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और श्रमिक को शामिल करने में इसका योगदान था, इसलिए इतिहास के पन्ना पर इसको जगह मिला है। इसलिए छोटा क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी बराबर पूछा करते हैं, जो छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, और उद्देश्य थोड़ा सा लंबा था, इसका काम भी थोड़ा सा भयंकर किया है, इसलिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, जानकारी की दृष्टि से भी। तो समझ गए पूरी तरह से नहीं? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यह एक कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया संस्था का नाम था भी कह सकते हैं ना, था, जिसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों को सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार करना था। इसका पूरा नाम यही A फोर और I फोर इंडिया, T फोर ट्रेड, U फोर यूनियन, C फोर कांग्रेस। और हमने अभी भी बते में किए थे। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CR दास के नेतृत्व में या सुझाव में हुआ था। तो शायद समझ गए, लिख भी लिए। टाइम है, पॉइंट बताइए अगला। जनजातीय आंदोलन समझते हैं? जनजाति किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जनजातीय आंदोलन। मेरे भाई सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि जनजाति किसको कहा जाता है। जनजाति सुने होंगे आप लोग जनजाति का नाम, कितने व्यक्ति तो जानते भी होंगे, लेकिन कितने तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, कुछ को कंफ्यूजन होगा। यही तीन को कंडीशन होगा। तो सभी लोग सुन लीजिए, जनजाति किसको कहते हैं?
मेरे भाई, जनजाति मानव के उस समूह को कहा गया है जो आज भी प्राचीन काल के जैसे जीवन यापन कर रहा है, उसको कहा गया है। और वह मानव समूह, ये जो मानव के आम समूह है, इससे अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उसका आज भी जीवन जंगली जीवन है। आज भी वह जंगल के आसपास ही रहते हैं। आज भी वह शिकार पर निर्भर हैं। आज भी वह अधिकांशतः लोग शिकार करके ही भोजन करते हैं। अपना आर्थिक अस्तित्व, सारा अस्तित्व शिकार पर निर्भर करता है, जंगल पर निर्भर है। तो उसी को कहा गया है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में वो जनजातीय बहुत सारे लोग शिक्षा भी ग्रहण कर लिए हैं। इधर आधुनिक लोग में से संपर्क हुआ है तो वो भी इसका नकल तकल करने लगे हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो जनजातीय गुण अर्थात प्राचीन लोगों की जो गुण है ना, वो अभी भी 90% उसमें है। हम लोग भी तो उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन हम लोग में 1% वो जंगल वाला नहीं है। हाँ, कुछ लड़कियां में जंगल वाला गुण है। लड़की लोग नाखून इतना बड़बे तो जब जंगल में हम लोग रहते थे तो नाखून बढ़ाते थे बड़का बड़का। आज भी उसमें 3% गुण है, जिसके कारण से देखिए मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा, आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ लड़की के उंगली उठा को दिखाते हैं। कुछ बच्चे को अभी भी ये दिखा रहे सिपाही उंगली देखो इसका, देखिए इसका है कि देखो इधर कैमरा पर ले लो, कैमरा पास ले लो, नाखून रखना अच्छी बात नहीं है, उससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उसमें गंदा रहता है, हम लोग साफ नहीं कर पाते हैं। खाना खाते हैं, कुछ करते हैं, वो मुंह में घुसता है। इतना अगर खाना नहीं खाते, उसमें गंदा है, शरीर में ऐसे लग गया, इसमें कीटाणु गया, इसमें नोचनी खोजनी होगा, उसी नाखून से कीजिएगा। तो इसलिए नाखून रखना मेरे ख्याल से समझदारी से अच्छी बात नहीं है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके नाखून को कम रखिए। तो बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या आपने समझ गए जनजातीय किसको कहा जाता है? आगे अर्थात समाज के वैसा वर्ग जो प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार आज भी जीवन यापन करते हैं या करने के लिए विवश हैं, उसी को जनजाति कहा जाता है। अब आ जाइए, अंग्रेज जब भारत पर अधिकार किया हुआ था, जब भारत अंग्रेज का गुलाम था, तो अंग्रेज को भगाने के लिए ये आम लोग तो प्रयास कर ही रहा था, एक पर एक आंदोलन कर ही रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि जनजातीय लोग भी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाया था, अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन किया था, अंग्रेज के दांत खट्टा किया था इन लोगों ने। इसलिए इतिहास के पन्नों पर जनजातीय का भी नाम आया है। मैं बता दूं, ये लोग को तो दुनियादारी से मतलब आज भी नहीं है, उस टाइम में भी नहीं था। अपना जंगल में मस्त खाता था, शिकार करता था, खाता था, घोलटता था, इसको मतलब नहीं। लेकिन अंग्रेज ने कुछ इनके साथ गैर इंसाफी किए थे। अंग्रेज ने क्या किए थे, कुछ आदिवासी को, कुछ जनजाति लोगों को प्रोत्साहित करके एक जगह बसाया था। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, अपने भागलपुर का नाम सुने होंगे। भागलपुर में भी था एक राजमहल पहाड़ी, वहां पर बसाया था और बसा के कहा कि तुम्हारा बस्ती है, तुम्हारा खेत है, तुम उपजा के इसमें धान गेहूं लगाओ, रुकता है का है। अच्छा, वो चूंकि वो समझता था कि जंगल को उपटाना बड़ी मुश्किल काम है, इसको पेड़ को काटना, उसके जड़ को उखाड़ना, पत्थर को साइड करना, इस खेत को कोड़ना, जो कभी नहीं इस पर कोदाली चला है, इस पर कोदाली चलेगा। अंग्रेज ने कहा कि ये काम यही कर सकता है और उससे वो काम करवाया। अच्छा, खेत में उपज होने लगा, तब आम लोगों जैसे उस पर भी टैक्स लगा। तब वो लोग गुस्सा में आया,
और फिर गुस्सा में जब आया तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। मेरे भाई मैं एक दो आंदोलन के नाम बता देता हूँ जनजातीय आंदोलन की, भारत में जो हुआ है जनजातीय आंदोलन। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में यहाँ पर पुराने रंपा प्रदेश है जो पहाड़ी इलाका था, दक्षिण भारत में पड़ता है, अपने तरफ नहीं दक्षिण भारत में पड़ता है, जहाँ के जनजाति ने भयंकर आंदोलन शुरू किया था, बहुत प्रभावशाली आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन का नेता जो था सीताराम राजू था, और सीताराम राजू के आंदोलन से बौखलाकर अंग्रेज ने सीताराम राजू को खुद ही पकड़ लिया और 6 मई 1924 ईस्वी को फांसी दे दिया। और फांसी जैसे ही मिला उसको, इसके बाद जनजातीय लोग जो था उसके देह में आग लग गई, अंग्रेज के प्रति नफरत जगा। और फिर क्या बात, भारत के कोने कोने से जहाँ जहाँ जनजातीय लोग थे सभी अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मैं एक दो और आंदोलन की बात करता हूँ। 1917 ईस्वी में मयूरभंज के संथालों ने एक भयंकर आंदोलन शुरू किया था। 1920 ईस्वी में जतरा भगत, नाम सुने होंगे, जतरा भगत नेता थे जनजातीय के, ऐसा नेता थे कि इन्होंने कहते थे कि मांस मदिरा मत खाओ, अर्थात इन लोग का मुख्य भोजन ही था मांस खाना, लेकिन मांस खाने से रोकते थे, नशा पीने से रोकते थे, ऐसा नेता थे। अर्थात हम कह सकते हैं गांधी जी तो उस टाइम में बड़े राजनीतिक में नहीं आए थे, लेकिन ये गांधीवादी विचारधारा के थे, कहते थे कि उसी से ये कहीं न कहीं प्रभावित थे। तो मैं कहा कि 1900 कितना ईस्वी में 17 में, फिर जतरा भगत के नेतृत्व में कहे हमने आंदोलन हुआ। इस तरह से भारत के कोने कोने से जनजातियों ने आंदोलन किया और जिससे अंग्रेज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। अर्थात अंग्रेज को पीछे हटाने में जनजातीय लोगों का भी, जनजातीय आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इतिहास के पन्नों पर इस आंदोलन को भी जगह मिला है। सर समझ गए? चलिए अब टाइम है मेरे पास, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में देश के कोने कोने से जनजातीय लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। जैसे 1914 में उड़ीसा के खूंड के जनजाति, 1916 में गोदावरी पहाड़ी के पुराने रंपा प्रदेश के जनजाति, 1914 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति, जतरा भगत के नेतृत्व में, 1917 में मयूरभंज के संथालों ने अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया था। मेरे भाई आज की पढ़ाई यहीं तक।